सो कल हम लोग क्या किए थे? अच्छा हाँ, इसमें जितने लिस्ट डाउन किया था मैं टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले, उसमें जो पहला टॉपिक था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, जिसको हम लोग ऊप बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग, अच्छा कौन समराइज करेगा कल के लेक्चर को? मतलब मैं क्वेश्चन करता हूँ, ऐसे बताओ, व्हाई ऊप्स, व्हाई वी रिक्वायर ऊप्स, कौन बता सकता है? ये एक, दो, तीन, चार, साकिब। एग्जैक्टली, तुम तो कल लेक्चर में थे ही नहीं। अच्छा, उससे पहले बोले ये तो आया नहीं, तो ये भी आंसर दे रहे। ओके, तो रियल वर्ल्ड को एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में कन्वर्ट करने के लिए ऊप यूज होता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ जो लोग न्यू है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है, ठीक है। अभी कोई भी ब्रांच में कैसा होता है, कोई भी जब मैकेनिकल हो या ऑटोमोबाइल हो, उसमें तुम चीजों को छू के देख सकते हो, है ना? तुम चीजों को पकड़ सकते हो, छू सकते हो। सॉफ्टवेयर में तुम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लेके उछाले हो गया, तो छू नहीं सकते तुम ना सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर का जो वर्ल्ड होता है, दैट वर्ल्ड इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड, मतलब जो वर्चुअल वर्ल्ड होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं ना, उनका इमेजिनेशन पावर एक अलग लेवल का रहता है। मतलब वो तुमको कुछ भी इमेजिन करवा सकते हैं, उनके दिमाग में ऐसा 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 सब हवा में चलता है, समझेगा? तो वही वही एक इमेजिनेशन और दूसरा इन्वेस्टिगेशन, ये दो एबिलिटी अगर तुम्हारे अंदर आती है तो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो। तो इमेजिनेशन मतलब क्या? इमेजिनेशनरी वर्ल्ड मतलब जो क्या, जो तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड है। सॉफ्टवेयर वर्ल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड। अब मेरे को जो चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे लैपटॉप दिख रहा है या ये फोन दिख रहा है, ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। अब ये ऑब्जेक्ट को सॉफ्टवेयर में कैसे लेके जाऊंगा? ऐसा तो नहीं लैपटॉप से हम लोग पीछे से डालेंगे, ये इसको टूट जाएगा वो, है ना? तो ये कैसे बनेगा सॉफ्टवेयर में? लैपटॉप में ये जो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो the way or the technique used to create real object in the abstract world, in the software world, तो वो टेक्निक इज नोन एज OOP। समझ में आया कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं? ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक ये है कि हम लोग कोई ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जिससे हम लोग रियल टाइम में दिखने वाली चीज को सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में बनाने का ट्राई करेंगे, जो कि मैं कल बताया भी था कि कैसे हम लोग बोले। तो ग्रोसरी स्टोर की एग्जांपल दिया, फिर उसमें प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट में फिर प्रोडक्ट है तो 200 प्रोडक्ट है तो 200 क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, ये सब चीज कल के लेक्चर में है कि एक कैसे उसको एब्स्ट्रैक्ट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए 7 कंसेप्ट जो है वो तुमको आना चाहिए। वो 7 कंसेप्ट यहाँ पे है, 7 बेसिक कंसेप्ट। अगर तुमको तो इंटरव्यू में पहला ही क्वेश्चन तुमको मिलेगा, 4 बेसिक पिलर ऑफ ऊप्स। व्हाट इज 4 बेसिक पिलर ऑफ ऊप्स? तो 4 बेसिक पिलर में क्या क्या आएगा? 4 बेसिक पिलर में आएगा तुम्हारा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये 4। और अगर बोलेगा 7 बेसिक कंसेप्ट बताओ, तो ये आएगा। देखो क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। अगर तुमको बोलता है कि व्हाट आर द 7 बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट 7 है, लेकिन पिलर्स जो है वो 4 है। पिलर्स समझता है ना, जिसके बेस पे ही सब बना हुआ है। जैसे मैं बोला था, एब्स्ट्रैक्शन से ही आगे चल के ऑब्जेक्ट बनता है, एनकैप्सुलेशन से क्लास बनता है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट बेसिक पिलर में नहीं है। बेसिक पिलर मतलब जिसपे बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन उसके अलावा भी तो ब्रिक्स वगैरह लगेगी ना, तो उधर वो क्लास ऑब्जेक्ट वो सब ब्रिक्स में आ जाता है। लेकिन बेसिक पिलर 4 ही है। बेसिक पिलर कौन कौन से 4 है? एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये 4 बेसिक पिलर। इतना भी तुम बोल देते हो तो समझ जाएगा इसको कुछ तो ऊप्स पता है। अब वो क्या करेगा, कोई भी एक को बोलेगा इन डिटेल बताओ, तो हम लोग तो सबको सातों को ही इन डिटेल देखने वाले। तो मैं कैसे स्टार्ट किया था? एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? कौन बोलेगा व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? मोहम्मद, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर। एब्स्ट्रैक्शन का फंडा क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का फंडा ये है कि यूजर से कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दो, यूजर से कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दो, और यूजर को जो चीज की जरूरत है वो उसको दिखा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लिया था कार की, है ना? कार के एग्जाम्पल में क्या बोल रहा था मैं, कि मैं की रोटेट किया तो कार स्टार्ट हो गई, ये मैं चाहता हूं, लेकिन उसके पीछे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? मतलब उसमें क्या होगा, स्टार्टर मोटर वर्क करेगी, वो बैटरी से पावर लेगी, फिर वो स्टार्ट करेगी, फिर वो इंजन को रन करेगी, फिर वो डीजल लेके आएगी, फिर कंबशन क्रिएट करेगी, फिर धमाका होएगा, फिर सब चलेगा। ये सब कहानी अंदर चलेगी। ये सब मेरे को नहीं, ये सब के बारे में मैं नहीं सोचता हूँ। मेरे को क्या है, मैं कार की रोटेट किया तो कार स्टार्ट होना चाहिए, दैट्स इट।
दूसरी एग्जांपल वॉशिंग मशीन की, बटन प्रेस किया वॉशिंग मशीन चालू होना चाहिए, मैं ये नहीं सोचता बटन प्रेस करने के बाद वहाँ वो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो सर्कुलर जनरेट होगा, फिर वो कौन सी मोटर को घुमाएगा, फिर मेरा कपड़ा कैसे घूमेगा, मेरा कपड़ा कैसे साफ होगा, हम लोग ये नहीं सोचते ना। चालू किया तो बटन प्रेस किया तो चालू होना चाहिए, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है हम लोग नहीं जाते। तो एवरी सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सामने लाके दिखा देते हैं। तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कहीं कोई भी सिस्टम तुमको दिखे, फैन बटन दबाया ऑन, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, है ना। तो क्या किया, मैं फैन ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, तो उसमें घूमी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी और ये घूमना स्टार्ट हो गया। इतना इतना तो हम लोग सोचते भी नहीं है। तो बटन प्रेस किया, वो घूमना चाहिए बस, ऐसा प्रेस करके डायरेक्ट ऊपर देखते चालू नहीं हुआ। हाँ वो, तो वो उसके कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे तो नहीं जा रहे हैं ना हम लोग, कि मतलब इसके पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। ये बॉक्स जो तुमको प्रोवाइड कर रहा है एब्स्ट्रैक्शन है, वो जो कॉइल जो है वो एब्स्ट्रैक्शन है ना। तो ये सब का ये सब कंसेप्ट है, और एब्स्ट्रैक्शन हर सिस्टम में यूज होता है। खाली मैकेनिकल, खाली इलेक्ट्रिकल, खाली सॉफ्टवेयर नहीं बोलो। तुम कार बोलोगे कार में है, वॉशिंग मशीन बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहां पे है, इलेक्ट्रिकल में बोलोगे वहां पे है, ये प्रोजेक्टर में बोलोगे वहां, जो सिस्टम तुमको सामने दिख रहा है सब में एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअल में बना ही है यूजर की नीड को, यूजर के क्या बोलेंगे, आसान करने के लिए, जिंदगी आसान करने के लिए, वही एब्स्ट्रैक्शन है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करेंगे तभी तो आसानी मिलेगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करते हैं वो एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन इज नथिंग बट, कौन बोलेगा एनकैप्सुलेशन, हंजला, मेरे को ऐसा लगा सो रहा है। अरे वाह, वो गोली विली के डेफिनेशन, अरे डेफिनेशन क्या है। बोले सर थ्री इडियट बहुत बार देखे। एग्जैक्टली, रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू सिंगल यूनिट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। और वो सिंगल यूनिट क्या है, क्लास। वेरी गुड। तो एनकैप्सुलेशन क्या है, कुछ मल्टीपल डेटा होगा, तो मल्टीपल डेटा था मेरा ये, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का एक्सपायरी, प्रोडक्ट का एमआरपी और प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स। ये मल्टीपल डेटा है। मतलब मैं बोलूंगा प्रोडक्ट का नाम क्या है, तुम बोलोगे कोको कोला। प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, तुम बोलोगे 70 रुपीज। समझ गए। प्रोडक्ट का और क्या है, एक्सपायरी क्या है, XYZ। तो ये डेटा है, ये डेटा को एक यूनिट में बाइंड करिए। ये पूरे डेटा किसका डेटा है, पूरा डेटा प्रोडक्ट का डेटा है, ये पूरा डेटा कोको कोला का डेटा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट में बाइंड कर देते हैं। वो एक यूनिट में बाइंड किसके थ्रू होता है, वो एक यूनिट में बाइंड होता है एक्चुअल में इसके थ्रू, ये जो दिख रहा है रेड ब्रेसेस। तो डेटा को एक यूनिट में बाइंड कर दिया, वो यूनिट को एक नाम दे दिया, दैट यूनिट इज नोन एज क्लास। तो वही क्लास है, तो क्लास बन गई प्रोडक्ट। तो ये हो गया कंसेप्ट। तो मैं कोड पर्सपेक्टिव से ही बता दिया, क्योंकि कल मैं लिया था, जिसको जो लोग को थोड़ा सा बाउंसर गया रहेगा, जो लोग एकदम नहीं हो, उन लोग को तो पक्का बाउंसर गया रहेगा ये। समझा, बाउंसर, समझा, बाउंसर। और कौन है नया, एक और कौन, बाउंसर ना, एकदम ऊपर से। समझा क्या, हाँ नहीं, क्या समझा, बोले ये नहीं पूछना था। अरे समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा ना, तुम्हें हाँ क्यों बोल रहे हो। अरे भाई ये आदत छोड़ दो, नहीं समझा तब भी हाँ बोलने का, वो बचपन में करते थे। उधर पे केन, मैं थोड़ी मॉनिटर केन लाओ। इसको नहीं समझा, वो तो मैं बोलूंगा नहीं ना। तो नहीं समझा तो बोलो, और नहीं समझा ये बोलने में ऑफेंड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी ना कभी होता है भाई, इंसान को जो सोचते रहता है नहीं समझ में आता है, नहीं समझा तो वो उसको बोलो। अभी तो खैर मैं कुछ अलग ही बात बोल दिया, इसके लिए वो तीनों को नहीं समझा, वो तीनों मुंडी नहीं हिलाए, वो अलग बात है। ठीक है। तो ये रैपिंग अप ऑफ डेटा, तुमको अभी क्या समझना है कि कोई तो कोई चीज होगी जिसको मैं एक यूनिट में बाइंड करूंगा, कहीं पे भी ऐसा कंसेप्ट रहेगा ना, तो वो आएगा एनकैप्सुलेशन। इसके सबसे भारी एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, मेरे को साकिब को 4 बुक्स देना है, ठीक है। अब वो बुक्स में, बुक्स कौन सी है, समझ लो जावा की बुक है। जावा एक एक लैंग्वेज है, नहीं पता तो सुन लो, है ठीक है। तो जावा एक लैंग्वेज है, जावा की 4 बुक मेरे को ये भाई को देना है। वो चारों अलग अलग ऑथर की बुक है। अब मेरे को इसको कुरियर करना है, और तो अगर मैं डिस्परेट वे से कुरियर करूंगा, डिस्परेट वे से मतलब उसको अलग अलग रख के, क्या बोलते हैं उसको, डिस्पर्जन जो है, तो
मैं इसको अलग अलग कुरियर से मेरे को भेजना पड़ेगा, या तो फिर अगर मैं इसको पैक नहीं करता हूँ एक एक एनवेलप में या एक पुड़े में पूरा बांधता नहीं, कर्टन में नहीं डाल देता उसको, तो वो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको अलग अलग कुरियर से भेजना पड़ेगा। और अगर मैं इसको, और हाँ, और इस रिसीव होने के बाद जो भी बंदा लेके जाएगा वो बंदे को क्या करना पड़ेगा, एवरी बुक खोल के देखना पड़ेगा, ओके ये ऑथर नंबर 1 की है, ये ऑथर नंबर 2 की है, ये ऑथर नंबर 3 की है, ऑथर नंबर 4 की, फिर वो उसको डिलीवर करेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा करूं कि ये चार बुक को एक पेपर में पैक कर दूं, रैप कर दूं, तो मैं ये क्या किया, ये मैं किया है हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। ये मैं क्या किया, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करने के लिए मैं क्या किया, रैपिंग किया। वही तो है ना रैपिंग, मैं क्या किया, रैपिंग किया। अब उसके बाद यूजर को क्या रिक्वायर्ड है, मतलब जो पार्सल वाले को क्या रिक्वायर्ड है कि इसमें क्या चीज है, एक स्टिकर लिया, उस पर लिख दिया बुक नंबर 1 बुक का नाम ऑथर का नेम, बुक नंबर 2 बुक का नाम ऑथर का नेम, बुक नंबर 3 बुक नंबर 4। तो उसको अब वो पूरा फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है ना कि कौन सी है, फाड़ेगा तो मार खाएगा, पार्सल क्यों खोला, समझे क्या। तो अब वो स्टिकर देखेगा, स्टिकर देख के उसको समझ में आ गया, दैट स्टिकर इज नोन एज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, दैट स्टिकर इज नोन एज रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो रैप किया वो एनकैप्सुलेशन, जो बाहर निकाला स्टिकर, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एक घुसा क्या दिमाग में, कुछ समझ में आया क्या, किसको नहीं समझा अभी भी। तो ये जो मैं काम किया ना, ये एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन है। क्यों किया मैं ये, क्योंकि मेरे को सेंड करना था। हमको भी सॉफ्टवेयर में ऑब्जेक्ट्स और डेटा को यहां से वहां सेंड करना होता है। गौर से सुनो, यहाँ होता ना, सेंड करते हैं ना, मेल सेंड हो रहा है, डेटा सेंड हो रहा है, चैट एप्लीकेशन, व्हाट्सएप पे मैं हाई लिखा, तो वो हाई जो है वो 1010 में कन्वर्ट होता है और दूसरी दूसरी मशीन में जाता है, मतलब दूसरे नेटवर्क के थ्रू दूसरी मशीन जाएगा, वहां रिसीव होता है, वहां पे रिसीव होता है, वो फिर वो रीड करके फिर उसको डिकोड करता है 1010 से। ये मैं बताऊंगा ये होता कैसे। मैं एक एक नंबर लिख के पूरा उसका डिकोड करके वायर में कैसे ट्रांसफर होता है। तो सवाल ये ना, मैं कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो ये ए तो वायर में से कैसे गया उधर, तो ये नंबर कैसे वायर में से ट्रांसफर हो रहा है। मेरी बात समझ रही है, ये होता कैसे है ना पूरा, ये तुमको एक बार मैं बताऊंगा कभी, मतलब आगे के लेक्चर्स में, अभी तो नहीं। ये होता कैसे है बेसिकली, तो ये मैं ए लिखा है 1010 जाके दूसरी दूसरी मशीन में रिसीव हुआ है ना। तो अब हम लोग भी क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में ना डेटा यहां वहां भेजते हैं। तो भेजने के टाइम अगर तुम इसको एनकैप्सुलेट नहीं करोगे तो फिर तुमको मल्टीपल पैकेट्स में भेजना पड़ेगा। अगर मैं वो बुक्स को एक रैप में नहीं डालू तो मेरे को 4 कोरियर लगेंगे। मेरी बात समझ रही है, मेरे को 4 कोरियर लगेंगे, 4 बंदे लगेंगे, 4 कोरियर प्लस 4 कैरियर, मतलब जो जो लेके जाएगा, जो सेंड करता है वो कुरियर वाला, जो लेके जाता है वो कैरियर। तो मेरे को 4 कैरियर्स भी लगेंगे उसके लिए, तो 4 बैंडविड्थ 4 कैरियर लगेगा। और वही अगर मैं उसका एक पैकेट बनाता हूँ तो वो एक कुरियर के थ्रू एक कैरियर के थ्रू चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, एनकैप्सुलेशन कर, एब्स्ट्रैक्शन कर, तो ये आगे होगा, ये सब आगे होगा। तो ये सब का क्यों होगा, जब भी हम लोग को चैट एप्लीकेशन बनाना है तो हम लोग वहां पे एक कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्योंकि अब तुम लोग जब डेवलपर बनोगे तो तुम आगे चल के कोई ना कोई एप्लीकेशन तो बनाओगे ना, जिंदगी भर तो एडिशन और 2 नंबर में चलेगा नहीं अपना, प्राइम नंबर फाइंड कर रहे, इवन ऑड कर रहे, लाइफ टाइम ये चलने वाला है नहीं। कुछ ना कुछ तो तुम लोग आगे बनाओगे। जब हम लोग बनाएंगे तो वहां पे मिलेगी बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए कल के लेक्चर में बिजनेस रिक्वायरमेंट का फंडा बता दिया मैं, एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन, ये क्लियर हो गया रहेगा। एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन से एब्स्ट्रैक्शन जो है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू अचीव करते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्शन समझ गया, न्यू लोग एब्स्ट्रैक्शन क्लियर है, एनकैप्सुलेशन क्लियर है। एनकैप्सुलेशन किसके थ्रू कैसे करूंगा मैं एनकैप्सुलेशन, तो एनकैप्सुलेशन करने के लिए क्लास बनाना पड़ता है, क्लास में हम लोग रैप करते हैं उसको। अभी ये सॉफ्टवेयर में तो तुम वो लाओगे ना, चिकन पट्टी ये लोला बांध पिन कर, ये तो करोगे। तो वो जो अपना रैप है सॉफ्टवेयर में, जो अपना रैप है, सॉफ्टवेयर का रैप मतलब ये ब्रेसेस, दिस इज नोन एज रैप। कोई भी डेटा रैप करना है, एक ब्रैकेट लगाओ, एक ब्रैकेट, डेटा रैप हो गया बस। रियल वर्ल्ड में रैप करना मुश्किल है, टेप ढूंढो, कागज ढूंढो, है ना। लेकिन अपने सॉफ्टवेयर में क्या है, ओपन क्लोज हो गए रैपिंग, जितनी रैपिंग करना उतनी रैपिंग कर दो ब्रेसेस लगा के। मुश्किल है क्या, नहीं समझ में आ रहा है क्या, ऐसा कुछ लग रहा है बहुत बहुत रॉकेट साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, कल रॉकेट उड़ेगा यहाँ से।
कोई मुश्किल चीज नहीं है, एकदम सिंपल। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बात समझने वाली है। आज मैं थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ वही चीज को लेके। देखो अब यहाँ पे आया, ये तो समझ में आ गया रैपिंग क्लास। ऑब्जेक्ट क्या करता है ऑब्जेक्ट जो अपनी वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल रहा है ना अंदर से, वो तो क्लास में तो हम लोग डाल देते हैं वापस। वो डाल के छुपा दिया, निकालेगा कैसे? तो उसको ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, जा भाई निकाल के लेके आ। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बेसिक रन टाइम एंटिटी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की। ये डेफिनेशन कल हुई थी। अब ये बनेगा कैसे, इसका कोड कैसे होगा, वो आगे की चीज है। अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। मतलब ये खाली इतना रट लो कि ऑब्जेक्ट, कुछ तो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में जो सिस्टम चलाने के लिए यूज होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया, एनकैप्सुलेशन समझ में आ गया। एनकैप्सुलेशन अचीव होता है क्लास से, क्लास समझ में आ गया, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है ऑब्जेक्ट से, है ना। तो ये चार चीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, इनहेरिटेंस। यहां तक जो चीज मैं बोला, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं? पूछू? यहां तक किसी को कोई डाउट है? भले से क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं समझा होगा, एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन सबको समझ गया, ठीक है। अब देखो इनहेरिटेंस, क्या मीनिंग है इनहेरिटेंस की? मीनिंग पूछ रहा हूं। बस वो इनहेरिट, किसी चीज को इनहेरिट करना। अरे इनहेरिट की मीनिंग बता। नहीं नहीं, मेरे को इतना रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, मैं आईटी ओटी छोड़ दो। मेरे को सादा इनहेरिटेंस वर्ड की मीनिंग बताओ हिंदी में। इनहेरिटेंस वर्ड की मीनिंग किसी को नहीं पता? अरे 800 वालों बताओ इनहेरिटेंस वर्ड, इसमें क्या हो, तो वर्ड है ना वो, देख इंग्लिश का। 800 वाले लोगों को मीनिंग ज्यादा पता रहती है, ये मेरे को मालूम है। नहीं नहीं, वो तो बहुत आगे निकल गया भाई, थोड़ा पहले अभी बच्चे लोगों को सब साथ में लेके चलने, तो बहुत आगे चला गया। एग्जैक्टली यही सुनना था मेरे को। मैं मेरे मेरे बाप के पास 50 लाख, मेरे डैडी 50 लाख कमा लिए, ठीक है। अब मैं उनका वारिस, मेरे को विरासत में, हम लोग दो भाई है तो मेरे को 25 तो मिलेगा, है ना। अब मैं जो कमाऊंगा, मैं समझ लो 20 लाख और कमा लिया, तो मेरे पास टोटल हो गया 45। मेरी बात समझी? तो क्या होता है विरासत जिसको बोलते हैं ना अपन, एक वर्ड नहीं तुम लोगों को दिमाग दिमाग में आता, विरासत। विरासत सुने हो ना? ये सब सुने रहते हैं, मतलब ये नहीं सुनेंगे तो मिलेगा कैसे? 7 बारह से नाम निकल जाएगा तो विरासत जो अपना जो ह्यूमन बीइंग में जो विरासत होती है, मतलब बाप की प्रॉपर्टी बेटे को मिल रही है, सेम चीज यहाँ भी होती है। बस यहाँ पे एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास को मिलती है। अब ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी तो होती है घर जमीन जायदाद, है ना। तो क्लास की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लास की प्रॉपर्टी है उसका डेटा। यूट्यूब पे ऐड सुने हो, डेटा इज ए न्यू ऑयल। कौन कौन सुना है ये वाला ऐड, डेटा इज ए न्यू ऑयल फॉर द न्यू सिस्टम। जब भी डेटा साइंस का ऐड आता है यूट्यूब पे तो वो बोलता है डेटा इज ए न्यू ऑयल फॉर द सिस्टम। तो डेटा जो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसका डेटा। अभी अगर मैं तुमको गूगल की बात करूं, अभी तक जब सबसे बड़ा सिस्टम हम लोग जानते हैं गूगल, गूगल में अगर डेटा नहीं रहेगा तो गूगल का कोई मीनिंग है? मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च किया गूगल पे, मैं सर्च किया क्लासेस इन भिवंडी, और उसके बाद भिवंडी का कोई डेटा नहीं है, तो तुम लोग को वो गूगल का कुछ काम का लगेगा? तो पूरा पावर जो है वो डेटा का है, क्योंकि हम लोग सर्च को अभी देते हैं, वो जाता है अपने डेटा में सर्च करता है, मिला तो लाके दिखाता है, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डेटा जो है ना, कोई भी सिस्टम का ऑयल है, मतलब उसको चलाने के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, वो डेटा जो है, एक क्लास जो होते है, क्लास क्लास का जो डेटा होता है ना, अब ये क्लास है ना, ये क्लास है। क्लास बनाते कैसे हम लोग, क्लास का नेम क्लास लिखने का, क्लास का नेम लिखने का। तो ये क्लास लिखा और क्लास का नेम लिखा, तो ये प्रोडक्ट नाम की क्लास है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लास लिखो, क्लास का नेम लिखो, ब्रेसेस लगाओ, क्लासेस खत्म। इतना ही हो, इससे ही क्लास बनती है। कंसेप्ट बहुत बड़ा है, कोड में कुछ नहीं रखा है।
अगर तुमने सोचो कोड कब आएगा, कोड कब आएगा, तो कोड का वेट मत करो, कंसेप्ट समझ लो, कोड मैं एक ही दिन में पूरा बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया क्लास। अब क्लास में ये जो है ना, जैसे मैं बोला एक क्लास है स्टूडेंट, एक क्लास है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, अब मैं बोला स्टूडेंट, तुम बोलोगे कौन सा स्टूडेंट, मैं बोला उसका नाम ये है, उसका रोल नंबर ये है, उसकी आईडी ये है। तो दीज ऑल आर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज नोन एज एट्रीब्यूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। जो भी एंटिटी है, जो भी क्लास है, ठीक है, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कोई रहेगी। मैं बोला पर्सन, तुम बोलोगे कौन, मैं बोलूंगा उसका नाम फहद, बराबर। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई ना पर्सन से रिलेटेड। बोलोगे, फिर तुम बोलोगे पर्सन कहाँ है, तो उसके एक लोकेशन, तो लोकेशन, नाम, उसका आईडी, दीज आर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो ही एक्चुअल में डेटा है। वो एक्चुअल में क्या है, डेटा है। मेरी बात समझ में आई। मैं बोला स्टूडेंट, तो पहले दिमाग में आएगा किसकी बात हो रही है, तो तुम बोलोगे नाम। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, स्टूडेंट जो पहले बोला वो इन जनरल है। जैसे मैं रोड पे चल रहा हूँ, मैं बोला डॉक्टर, तुम बोलोगे कौन सा डॉक्टर, है ना, वही चीज है। तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पहले जो डॉक्टर बोला था ना, वो थी एंटिटी इन जनरल, तुम्हारे दिमाग में क्रिएट हुआ ऑल डॉक्टर्स, समझ लो, ऑल डॉक्टर। अब उसके बाद मैं बोला ओ डॉक्टर निसार मुकरी, है ना, तो वो ये हो गया। हाँ ठीक है, ये एक स्पेसिफिक डॉक्टर की बात होगी। तो डॉक्टर बोला तो ये है क्लास, डॉक्टर निसार मुकरी इज लाइक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो क्लास की। और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन ये क्या जरूरत पड़ेगी इनहेरिटेंस की, मतलब क्या क्या जरूरत है इनहेरिटेंस करना ही क्यों है। लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना, इंफॉर्मेशन क्लास में है क्यों ट्रांसफर करना है, सवाल ये है। एग्जैक्टली, दैट्स कॉल्ड रीयूजेबिलिटी, परफेक्ट आंसर, दैट्स कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। अब मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे को बनाना है अपना ग्रोसरी सिस्टम, जो हम लोग कल बनाए थे। अब मैं ना दो तरीके से बिजनेस करता हूँ, एक होलसेल और एक रिटेल। होलसेल में क्या होता है, होलसेल के अंदर प्राइस कम होता है लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होती है। फिक्स एक होगा कि जैसे तुमको एक बॉक्स पूरा खरीदना पड़ेगा, एक नहीं खरीद सकते तुम, एक बॉक्स पूरा खरीदना पड़ेगा, और वो बॉक्स के हिसाब से मैं प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल होलसेल और रिटेल की सबसे भारी एग्जांपल ये है, लेट्स से ये ऑफिस है, ऑफिस में सब लोग बैठ के काम कर रहे हैं। अब सामने एक चाय वाला है, ठीक है, वो चाय वाला जो है अपने को क्या देता है, चाय, उसको बोलेगा तू ला के देगा। अब वो बोलेगा सर दिन में कितनी चाय आएगी, मैं बोलूंगा दिन में 200 चाय, समझ 100 लोग हैं हम लोग और 2 टाइम चाय देना है, तो दिन में 200 चाय आएगी। दिन में 200 चाय आएगी, कितने की देगा, बोला 10 रुपए की है। मतलब नहीं, मेरे को 8 रुपए में चाहिए 200 चाय। सीधा हम लोग उसका भाव गिरा देते, दिन की 200 चाय 8 रुपए के हिसाब से तेरे को देगा, महीने के एंडिंग में बिल मिलेगा। तो ये जो बिजनेस है ना, दैट इज बिजनेस नोन एज B2B बिजनेस। कौन कौन सुना है B2B B2C, B2B B2C, कॉमर्स, B2B B2C? तो ये तो सुने रहना चाहिए, इतने कॉमर्स वाले है ना, B2B एंड B2C। तो B2B बिजनेस में क्या होता है, B2B बिजनेस, अरे वो फुल फॉर्म मेरे को ही पता है, होता क्या है B2B बिजनेस में, क्या होता है, ओके, एग्जैक्टली, दो बिजनेस कम्युनिकेट करते हैं। इसका सबसे खतरनाक, अगर जिसको जीएसटी, किसको पता है जीएसटी, जीएसटी पे कौन कौन काम किया है, जीएसटी। हम लोग ढाबे पे जाते हैं, खाना खाते हैं, वो तो जीएसटी अपने को देता है ना, कि बिल पे लिख के जीएसटी देता है, वो हम लोग क्यों नहीं फाइल कर पाते, क्योंकि कंज्यूमर को जीएसटी पे करना है। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन में जीएसटी ट्रांसफर होता है, पता है ये, ऐसा ये कुछ कंसेप्ट पता है। तो वहां पे B2B का एकदम अलग लेवल का कंसेप्ट निकल के आएगा। तो B2B 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 B2C, एंडिंग में को आगे कोई कंज्यूमर पे खत्म हो जाता है वो, और वो जीएसटी फाइल नहीं कर पाता। तो वो कंज्यूमर जो है ना, वो टैक्स भी भरता है, इनकम टैक्स भी भरता है, जीएसटी भी भरता है, और बिजनेस वाले एक दूसरे पे ट्रांसफर करते चले जाते हैं, बस उनमें परसेंटेज वैरी होता है। मतलब देना पड़ा 18%, लेना पड़ा 5%, ऐसी कुछ होता है ना। तो ये जो मैं तुमको चेन बता रहा हूँ B2B की, तो ये B2B के अंदर क्या होता है, B2B में जैसे अभी मेरी ग्रोसरी स्टोर है, अब मैं B2B चला रहा हूँ। B2B मतलब मेरे इधर से कोई ले जाके मंगल बाजार में पताला लगा के बेचता है ना। तो ये मेरा हो गया, ये B2B बिजनेस हो गया। तो B2B के अंदर क्या होता है, B2B में हम लोग रेट कम कर देते हैं और क्वांटिटी
का एक लिमिटेशन होता है, मतलब इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा क्वांटिटी में तुमको परचेज करना पड़ेगा। साइलेंट कर दिया करो फोन। तो मेरी ग्रोसरी स्टोर में मैं B2B बिजनेस कर रहा हूँ और B2C बिजनेस भी कर रहा हूँ। B2C मतलब रिटेल, B2B मतलब होलसेल, ऐसा बोल सकते। होलसेल होता नहीं है, वो होलसेल नहीं होता, B2B अभी होलसेल बोल देते हैं हम। तो मैं दो टाइप के, तो मेरे दो टाइप के कस्टमर हुए, है ना। अब तुम गए, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर आया, मेरे को बोल रहा है कि तू कस्टमर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सेव करता है। मैं बोलूंगा देख भाई, मेरे पास दो टाइप के कस्टमर है, एक है रिटेल कस्टमर और एक है होलसेल कस्टमर। रिटेल कस्टमर में जो चेन चलेगी वो B2C रहेगी, ठीक है, अभी समझ गया ना। और होलसेल कस्टमर में जो चेन चलेगी वो B2B रहेगी। अब B2B का मतलब क्या हुआ? B2B का मतलब ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग। कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग मतलब वो जो सबको है वो नहीं रहेगा, जो हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मेरे और चाय वाले के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि भाई तेरे को 200 चाय जाएगी, तेरे को 8 रुपए में देना पड़ेगा, तो वो सबको 10 में देगा, मेरे को 8 में देगा। दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग। ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना, तुमको लग रहा होगा ये फालतू इतना क्यों B2B पे बकवास करे। हम लोग जब प्रोजेक्ट लेंगे ना, हम लोग जब, तुम लोग जब यहाँ से निकलोगे, तो हम लोग जो प्रोजेक्ट लेंगे, हम लोग लेंगे ई कॉमर्स, कि तुम बताओगे कि ई कॉमर्स पे हम लोग काम किए। और ई कॉमर्स में दो मॉड्यूल होते हैं। ई कॉमर्स सबको पता है, ई कॉमर्स Amazon, फ्लिपकार्ट, ठीक है, ई कॉमर्स, ठीक है, नहीं पता तो सुन लो, है तो। हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग। तो ई कॉमर्स जो होता है, हम लोग क्या बताएंगे यहाँ से निकलने के बाद कि तुम लोग ई कॉमर्स पे काम किए। ई कॉमर्स, मैं खुद ई कॉमर्स डेवलपर रह चुका हूँ, 3 साढ़े 3 साल तक ई कॉमर्स पे काम किया हूँ मैं। तो ई कॉमर्स के बारे में तुमको पूरा आगे पीछे से बता, B2B B2C पूरा बता दूंगा मैं। वो तुमको बोलना रहेगा इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में एक क्वेश्चन क्या रहता है पता है? तुम बोलोगे मेरे को 1 ईयर एक्सपीरियंस है, बोले बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। तो वहां पे बंदे फंस जाते हैं प्रोजेक्ट। तो मैं तुमको प्रोजेक्ट भी बताऊंगा, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, प्रोजेक्ट में क्या है वो भी बताऊंगा, तुमने कहाँ काम किया है वो भी। तुमको नहीं पता रहेगा, मेरे को पता है कि तुमने क्या काम किया है, तो वो मेरे को बताना पड़ेगा ना। तो वो बताने के लिए ये मैं B2B B2C टच कर रहा हूँ। तो मेरी ग्रोसरी स्टोर है दोनों। अब तो उसमें आती है एक कंसेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग का, जो उसको, तो ये टर्म्स होते हैं। जब तुम ये सब टर्म बोलते हैं ना इंटरव्यू में, तो वो बोलता है भाई एक अलग अलग बंदा मिला है, इसको कॉमर्स भी आता है, इसको IT भी आता है, ठीक है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को एक फायदा बहुत होता है कि तुम कोई फाइनेंस का प्रोजेक्ट जब बताते हो सामने के, मतलब मेरे को IT, मेरे को .NET भी आता है और मेरे पास फाइनेंस का नॉलेज भी है, मेरे पास टैली का नॉलेज भी है, और उसको हम लोग ने इधर पे इंप्लीमेंट किया है। तुमको लेजर वीजर, IT वाले लेजर वीजर सुनते हो लोग भाग जाते हैं, लेजर ये क्या है? तो वो उन लोग को ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग ही चीज है। इवन मेरे को भी लगता था एक टाइम तक का, मतलब जब तक मैं फिनटेक में काम नहीं किया था तब तक मेरे को ऐसा लगता था कि ये सब, मतलब सुन के ही अजीब लगता था। ऐसा लगता ना साइंस वाले लोगों को, ये लेजर वीजर कहाँ से आ गया बीच में। तो जब तक तुमको भी लगता, तो ये चीज कॉमर्स वाले, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ना प्रोजेक्ट भी वैसा लेंगे। तो अगर जो साइंस वाला है, जो जो प्रोजेक्ट पे काम किया, हम लोग प्रोजेक्ट भी डिसाइड करेंगे, 5-5 का ग्रुप हम लोग बनाएंगे, 5-5 के ग्रुप में सबको प्रोजेक्ट देंगे कि ये प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट ही तुमको इंटरव्यू में बोलना है। तो उसमें एक प्रोजेक्ट ई कॉमर्स रहेगा, समझे, उसमें B2B और B2C दोनों फ्लो जो है तुमको आएगा, ठीक। वापस आते हैं बैक टू टॉपिक, कहाँ पे था मैं? तुमको बता रहा था कि मेरा नहीं, ई कॉमर्स नहीं, और पीछे नहीं, थोड़ा और इधर मैं पता, मैं ये था कि मेरे पास दो टाइप के कस्टमर है। मैं ये बता रहा था इनहेरिटेंस के एग्जांपल। तो मेरे पास दो कस्टमर है, तो एक कस्टमर है रिटेल कस्टमर, एक कस्टमर है होलसेल कस्टमर। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरी दो अलग अलग एंटिटी हो गई, एक रिटेल हो गई और एक होलसेल हो गई। तो अब इसको अगर मैं लिखूं, इसको मैं यहाँ पे लिखूं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो पहला आएगा तुम्हारा रिटेल कस्टमर, ये मेरी एक एंटिटी हो गई। दूसरा हो गया होलसेल कस्टमर। अब ये देखो, रिटेल कस्टमर के अंदर तुम, मतलब सामने वाले से, या जिसकी मेरी शॉप है, तुम डेवलपर आ, तो साकिब मेरे से आके पूछेगा भाई ये बताओ रिटेल कस्टमर में तुम कौन कौन सा डेटा सेव करते हो। तो मैं बोलूंगा रिटेल कस्टमर का एक ID होगा, रिटेल कस्टमर का एक नेम होगा, और रिटेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो रिटेल के लिए जो होगा प्राइस, जो प्राइसिंग रहेगा वो, लेट्स से उसका एक प्राइस नहीं, इसके लिए प्राइस फिक्स नहीं होगा। रिटेल में क्या रहेगा, नेम रहेगा, डेट ऑफ अराइवल ले लेता हूँ, डेट ऑफ अराइवल मतलब वो कब आया, कब उसका इनवॉइस बना, ठीक है, तो ये हो गया। और इसके लिए क्या होगा, इसका भी ID होगा, इसका भी नेम होगा, बराबर। हाँ, लेकिन इसका प्राइस जो रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रहेगा, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा।
मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, हाँ ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये, तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जो रहेगी ना यहाँ पे सेम रहेगी। लाइक मैं अगर इसका मोबाइल नंबर स्टोर करता हूँ, तो यहाँ पे भी सेम मोबाइल नंबर ऐसा आ जाएगा। तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जो रहेगी ना दोनों में कॉमन रहेगी बराबर, क्योंकि दोनों है तो कस्टमर ही, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जो रहेगी एक्स्ट्रा रहेगी, कुछ इंफॉर्मेशन इसमें एक्स्ट्रा रहेगी, कुछ इंफॉर्मेशन इसमें एक्स्ट्रा रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसका, इसमें आएगा इसका बिल सेटलमेंट, बिलिंग सेटलमेंट। बिलिंग सेटलमेंट मतलब कैसा, वीकली पैसा दे रहा है कि मंथली दे रहा है, समझ रहे ऐसा। लेकिन रिटेल में ऐसा कुछ नहीं होता, कंसेप्ट ही नहीं है बिलिंग सेटलमेंट का। बिलिंग क्या, अब तुम जाओगे, वो मैं जाऊंगा, वो 10 रुपए लेगा, चाय देगा, फौरन देगा, लेकिन वही वो यहाँ पे आगे क्या, आगे हफ्ता भर चाय देगा, फिर आगे पैसा लेगा। समझ गए बिलिंग सेटलमेंट का, तो ये हो गया। और कोई एक ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन बताओ जो रिटेल में हो और होलसेल में ना हो। हाँ, डेट ऑफ अराइवल अपन नोट कर सकते हैं, क्योंकि अराइवल आया और इसका डायरेक्ट इनवॉइस बनेगा, तो मैं इसका डायरेक्ट बता रहा इनवॉइस। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इनवॉइस जनरेट होगा, इसका डेट ऑफ अराइवल नोट करेंगे हम लोग, और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग आएगी उसको निकाल देगा। तो ये हम लोग ने फाइनलाइज किया। ये कैसे फाइनलाइज हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गया दुकान में, जाके उस बंदे के साथ बैठा और बोला तुमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे रिटेल कस्टमर की सेव करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुमको तुम्हारे होलसेल कस्टमर की स्टोर करना है। तो ये चीज क्या आ गई यहाँ पर, ये हम लोग ने बात किया, ये बन गया। ये बनने के बाद मेरे को ये समझ में आ गया कि ये दोनों तो है एंटिटी। अब हम लोग ने बनाना चालू किया क्लास, है ना। तो क्लास बनाने के लिए क्या लिखूंगा, क्लास, और जो क्लास जो भी इसका नाम रहेगा वो, फिर क्लास का डेटा क्या हो जाएगा, आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, डीओए, इनवॉइस। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्लास, ये समझ में ना क्या करूं मैं, सिर्फ उसको क्लास में कन्वर्ट करूं। अगेन आईडी, ठीक है, ये हो गया। तो ये बन गई दो क्लास। अब अगर तुम लोग इसमें गौर से देखोगे ना, तो ये आईडी, नेम, मोबाइल, आईडी, नेम, मोबाइल, ये जो तीन चीजें ना अननेसेसरी मैं रिपीट कर रहा हूं। अब ऐसा इमेजिन करो मेरे पास 6 टाइप के कस्टमर है, तो 6 टाइप के कस्टमर के लिए आईडी नेम मोबाइल, आईडी नेम मोबाइल अननेसेसरी रिपीट हो रहा है। फिर एक और क्लास बनाऊंगा, फिर एक और क्लास बनाऊंगा, वहां भी आईडी नेम मोबाइल का कोड करूंगा, वहां भी आईडी नेम मोबाइल का कोड करूंगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये मैं गधा मजदूरी कर रहा हूँ। ये मैं क्या करूं, ये गधा मजदूरी करूं। तो ये गधा मजदूरी बंद करने के लिए मैं क्या करूं, ये तीन चीज को कहीं एक ऊपर ट्रांसफर कर दूं, और ऊपर से इसको भी दूं, इसको भी दूं, इसको भी दूं, आगे जितने हैं सबको दूं। क्या कर दूं मैं, तो अब ये तो रिटेल कस्टमर हो गया, होलसेल कस्टमर हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, एक एक अलग से क्लास बना दूं। इवेंचुअली ये दोनों तो है कस्टमर, बराबर, कोई भी टाइप के हो, आगे भी और भी टाइप आ सकती है कस्टमर की। रिटेल कस्टमर आ गया, वन टाइम कस्टमर आ गया, कुछ भी कस्टमर आ गया, रिकरिंग कस्टमर आ गया, कोई भी और टाइप के कस्टमर आ सकते हैं। मेरे को मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना कि तुम्हारा बिजनेस आगे चल के कितना बड़ा होगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देख के चलता है। ऐसा नहीं जैसे मैं बोल दिया मेरे पास अभी 2 टाइप के कस्टमर है, लेकिन आगे मेरे पास 10 टाइप के कस्टमर भी हो सकते हैं। तो योर सिस्टम हैज टू रिटेन दैट टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल चेंज। तो उसको वो उतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तुम्हारा सिस्टम जो है फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ भी छेड़ गया फट से टूट गया। फ्रेजाइल का मतलब समझते ना, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड हुआ, बोला अरे यार ये नहीं हो सकता, ये करूंगा तो वो टूट जाएगा, वो करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारा सिस्टम। तुम्हारा सिस्टम होना चाहिए फ्लेक्सिबल। क्या, स्केलेबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग। स्केलेबिलिटी मतलब 3 टाइप के कस्टमर है, लेकिन आज 30 है, कल 3 लाख है, दैट इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। मेरे पास 3 टाइप के कस्टमर, अभी मैं तुमको बोला मेरे पास 3 टाइप के कस्टमर है, बराबर। आज मैं बोल रहा हूं मेरे पास 30 कस्टमर है, अब मेरा बिजनेस स्केल हो गया, अब 30 से मेरे पास 3 करोड़ कस्टमर हो गए, दैट इज नोन एज स्केलेबिलिटी। मेरी बात समझ रही, नहीं नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी
देखो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्किटेक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी में क्या होता है, स्केलेबिलिटी में आज तुम्हारे पास 30 कस्टमर है, तुम बिजनेस स्केल करके 3 लाख कस्टमर पे चले गए, तो दैट इज नोन एज स्केलेबिलिटी। तुम्हारा तुम्हारा सिस्टम 30 रिकॉर्ड के साथ चल रहा है, 3 करोड़ रिकॉर्ड के साथ वो हैंग हो गया, फंस गया, तो ये टेस्ट जो होता है ना, ये स्केलेबिलिटी टेस्ट होता है। मेरी बात समझ रही हो? वो जो तुम बोल, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको एक्सटेंडेशन बोलते हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ। और जो तुम स्केलेबिलिटी बोल रहे हो, सिस्टम एक्सटेंड ना करते हुए डेटा भरो उसके अंदर, मतलब 3 टाइप के कस्टमर में ही डेटा मैं भर रहा हूँ, लेकिन चौथा ऐड हो गया, तो दैट इज नोन एज एक्सटेंडेशन। अब मैं सिस्टम को एक्सटेंड कर रहा हूँ, भले से दो ही कस्टमर है जो अलग न्यू टाइप में है, तो वो स्केलेबिलिटी में नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेशन। समझिएगा? तो वो दो अलग अलग मीनिंग है दोनों की। तो रिटेल कस्टमर, होलसेल कस्टमर, आगे और कितने कस्टमर आएंगे मेरे को मालूम नहीं है। तो मेरा सिस्टम तो ऐसा बनना चाहिए कि जब भी आए इवेंचुअली, मतलब जब भी कोई न्यू टाइप ऐड हो तो टूटना नहीं चाहिए सिस्टम। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये आईडी नेम मोबाइल ये जो है, ये इवेंचुअली तो है कस्टमर की प्रॉपर्टीज। तो मैं क्या करता हूं, एक और क्लास ले लूंगा जो बोल दूंगा कस्टमर, एक और क्लास ले लिया कस्टमर। तो इसको कैसे करता हूं, ये देखो। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी कस्टमर की है ना, वहां पे डाल दूंगा मैं। तो वो कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी है, यहाँ पे मैं आके डाला, एक क्लास ले लिया, क्लास, इसको खाली बोला कस्टमर, रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप। तो अब उसमें क्या रहेगा, आईडी नेम मोबाइल। अब मैं क्या करूंगा, ये आईडी नेम मोबाइल यहां पे है। अब मेरे को क्या करना है, आईडी नेम मोबाइल यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करूंगा, ये 3 प्रॉपर्टी को यहां से यहां ट्रांसफर करूंगा। दैट्स नीड ऑफ इनहेरिटेंस। आपकी बात कहां से चली थी, इनहेरिटेंस करना ही क्यों है। अब थोड़ा पीछे चले जाते ना हम लोग। मैं क्या क्वेश्चन बोला था कि मेरे को इनहेरिटेंस करना ही क्यों है। इनहेरिटेंस है क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो वो इनहेरिटेंस है। ये एक सादा सा कंसेप्ट है। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्यों करना है, क्यों ट्रांसफर करना है, इसलिए करना है। अब मैं क्या करूंगा, ये 3 प्रॉपर्टी को ट्रांसफर यहां पे करूंगा और यहां से निकाल दूंगा। कैसे ट्रांसफर होगी, यहां पे आके लिखने का कोलन, गौर से देखो, ये सिंटैक्स बता रहा हूं इनहेरिटेंस का। कोलन लिखने का और ये क्लास का नाम लिख देने का। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो कस्टमर है, कस्टमर में जो 3 प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफर होकर यहाँ 3 आ जाएगी। मेरे को ऐसा लग रहा है इसके पास 2 प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके पास कितनी है, तो ये बन गया अब्बा और ये बन गया बेटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, चाइल्ड क्लास, और इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट क्लास। पेरेंट से प्रॉपर्टी चाइल्ड में ट्रांसफर हुई, यही तो है ना विरासत। अब इसके पास 30 लाख था, इसने अपना 20 लाख कमाया, तो इसके पास टोटल कितना लाख हुआ, 50 लाख। हिसाब में बराबर है सब, है ना। तो ये इसके पास कितना हो गया। तो हमेशा चाइल्ड क्लास के पास प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। मेरी बात समझ में आई। लोग को ये सेंटेंस सुन के अजीब लगता है, बोले अरे वो, अब इसको ना दो अलग अलग वर्ड यूज करते हैं हम लोग। इसको हम लोग कभी बोलते हैं सब क्लास, इसको बोलते हैं सुपर क्लास, इसको बोलते हैं बेस क्लास, और इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास। 3 टर्मिनोलॉजी है, बेस, डिराइव, सुपर, सब, पेरेंट चाइल्ड। तो कोई भी इंटरव्यू में कोई सा भी बोल सकता है तुमको। मेरी बात समझिए, फिर से बोल रहा हूँ, सुपर सब, तो इसमें सुपर कौन सी है, ये सब क्लास। ये बेस और डिराइव, बेस कौन सी है, ये डिराइव कौन सी है। डिराइव समझ में आता है ना, बेस से डिराइव, बेस मतलब जो कॉमन बेस है उससे डिराइव करके निकाला मैंने। बेस, डिराइव, सुपर सब, पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड तो उसमें कंफ्यूजन होता ही नहीं है, ये पेरेंट ये चाइल्ड। हमेशा पेरेंट के पास कम प्रॉपर्टी रहेगी। सुन के लगता है पेरेंट है तो बाप बाप होता है, नहीं, लेकिन यहाँ नहीं, समझे। तो ये पेरेंट के पास जो है वो कम प्रॉपर्टी रहेगी, चाइल्ड के पास ज्यादा रहेगी। तो इसमें ना लोग इंटरव्यू कंफ्यूज कर देता है, किसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगी, किसका ऑब्जेक्ट पहले बनेगा, तो फिर वो कंफ्यूजन होता है। अच्छा हाँ, ये भी है, इसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका ऑब्जेक्ट पहले बनेगा, पेरेंट का बनेगा। भाई बाप बाप होता ही है कहीं ना कहीं, समझे। तो पेरेंट पहले बनेगा तो चाइल्ड बनेगा, है ना। बोले ये आदमी के अपने बाप से पहले पैदा होगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इनहेरिटेंस में भी नहीं होता है।
तो इसका ऑब्जेक्ट पहले बनेगा, बाद में इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ये चीज याद रखना जो मैं बोला किसका ऑब्जेक्ट पहले बनेगा, क्योंकि इंटरव्यू में पूछता है, तुमको ऐसा लिख के देगा इनहेरिटेंस, बताओ किसका ऑब्जेक्ट पहले बनेगा, ऐसा। ये तो वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसका पहले बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट, इसका भी तुम ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे ना तो पहले इसका बनेगा बाद में इसका बनेगा, जबकि तुमने इसका बनाया नहीं है। वो कैसे बनाना है वो अलग बात है, खाली अभी कंसेप्ट तो सुन लो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी मैं एक बार लिखा, ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ क्या करूंगा, यहाँ से भी निकाल दूंगा, यहाँ पे कोलन लिख दूंगा। अब आगे मेरे पास 4 और कस्टमर की टाइप आएगी, तो भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ना, तो भी मेरे को ये रिपीट नहीं करना है ना। तो जो तुमने आंसर दिया था इसके लिए मैं बोला दैट्स अ करेक्ट आंसर। मैं क्या कर रहा हूँ, कोड को एक बार लिख के उसको रीयूज कर रहा हूँ। इनहेरिटेंस हम लोग को क्यों करना है, तो उसने आंसर दिया था कि एक बार लिख के उसको बार बार यूज करना है, तो दैट इज कॉल्ड कोड रीयूजेबिलिटी। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अभी ये मैं यहां से निकाल दिया, यहां क्या लिखूंगा, कस्टमर। अब समझो कुछ साल के बाद एक और कस्टमर की टाइप आती है, कोई भी कस्टमर की टाइप आएगी तो कॉमन कस्टमर तो रहेगा, आईडी नेम मोबाइल तो रहेगा ही ना। अब एक और कस्टमर की टाइप आती है, लेट्स से क्लास फिक्स कस्टमर, रिकरिंग कस्टमर। रिकरिंग कस्टमर में भी मैं क्या लिखूंगा, कस्टमर। यहां पे कुछ नहीं लिखा, तो इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, 3। एज सिंपल एज। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी करेगा, ऐसे लिखा बोले बताओ कितनी प्रॉपर्टी है, तो तुमको लगेगा कुछ तो नहीं लिखा है तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर मेरे को आगे बोलोगे कसम से बोल रहा हूँ पूरा पूरा आंसर सही दिया था फिर भी रिजेक्ट कर दिया। अरे तेरे लिए सही था ना, इसके लिए मैं क्या बोला, रिकॉर्डिंग चाहिए मेरे को, तुमको तो सही लगा तभी तो बोला, गलत लगता तो बोलता क्यों, है ना। वो सामने वाले को तो सही लगता, मैं जो आंसर दूंगा मेरे को तो सही लग रहा तभी तो मैं दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आए कसम वसम खाते, ठीक है। तो कस्टमर की प्रॉपर्टी 3 उधर ट्रांसफर हो गई। अब यहाँ पे एक कैच है, ठीक है। कुछ दिन सिस्टम चला, फिर उसको याद आया अरे यार मेरे को कस्टमर का, सब कस्टमर का जीएसटी भी लगेगा। अब तुम्हारे पास 6 अलग अलग 6 कस्टमर है, सब में तुमको जीएसटी ऐड करना ही है, तो वो कोड कहाँ करोगे, एग्जैक्टली पेरेंट में। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे आगे सिर्फ क्या लिखूंगा, मैं लिखा एक जगह, ऐड होगा 6 जगह। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यही है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब शुरू किया था तो एक चीज बोला था मैं, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, रीयूजेबिलिटी, समझे, मॉडिफिएबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये 3 चीज अचीव करने के लिए। रीयूजेबिलिटी मतलब एक बार लिखो बार बार यूज करो कोड को, ये किया। मॉडिफिएबिलिटी एक जगह चेंज करो 17 जगह एक साथ चेंज होना चाहिए, हुआ। मेरी बात समझ में आई। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये समझ में आ रहा है ना कि ये कॉमन कस्टमर है, इससे ये टाइप निकली है जो तुम बोल रहे थे। मैं बोला थोड़ा पहले आधा घंटा आगे चला गया, तो आधा घंटा पहले होता ना, ये एनिमल है तो एनिमल में एनिमल की टाइप कैट, डॉग, बराबर। तो एनिमल एक हो गई बेस टाइप, है ना। अब जो तुम बोल रहे हो एग्जांपल, अब मैं बोलने जा रहा हूं, एनिमल हो गई बेस टाइप, तो कस्टमर हो गई बेस टाइप। अब उसमें टाइप एनिमल, डॉग भी एक एनिमल है, कैट भी एक एनिमल है, लेकिन दोनों कुछ कुछ तो प्रॉपर्टी शेयर करते रहेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों मैमल्स है, किसको किसको समझा, बोला तो बहुत भारी चीज में, लेकिन समझा किसको किसको, किसको समझा, मैमल्स, समझा ना। वो एनिमल में एक टाइप आती है, वो साइंस में कभी पढ़े रहेंगे, मैमल्स, उसको क्या बोलते हैं क्या मालूम, हिंदी में भूल गया मैं, उर्दू में भी भूल गया, क्या बोलते हैं मैमल्स उर्दू में, उर्दू उर्दू वाला कौन है, उर्दू मैमल्स को क्या बोलते हैं, अरे मैं भी उर्दू वाला मिले, मुझे याद नहीं है मेरे को, तो भूल गया, नहीं है माता। मैमल्स मतलब एक रेप्टाइल है, एक मैमल्स है, एक 4 पैर पे चलने वाले और एक रेंगने वाले, है ना। कुत्ता और बिल्ली दोनों 4 पैर पे चलने वाले हैं, तो दोनों मैमल्स में आ जाते हैं, है ना। तो कुछ प्रॉपर्टी है मैमल्स की, तो वो अब उसमें कैसा होगा कि ये हो गया एनिमल, एनिमल के अंदर एक क्लास होगी मैमल, मैमल के अंदर होंगे दो, डॉग एंड कैट। एनिमल एनिमल के अंदर आएगा रेप्टाइल,
रेप्टाइल के अंदर रहेगा वो नहीं पता, यहाँ पे माफ कर दो, रेप्टाइल में भी सोचना रहेगा। हाँ लिजार्ड, रेप्टाइल में लिजार्ड, रेंगने वाले, स्नेक, हाँ बहुत है, आस्तीन चढ़ा के रखा वही के लिए। तो ये समझा क्या, मतलब जो तुम बोल रहे थे वो भी मैं एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं ऑफेंड फील नहीं करना, बोले मेरे को रोक दिया यार, ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा नहीं। तो वो जो आंसर दे रहा था वो भी करेक्ट था, मतलब मैं पहले जब इनहेरिटेंस का पूछा तो उसने वही आंसर दिया कि एनिमल और एनिमल की कैटेगरी, वही बोला इतना आगे मत जा, अभी मेरे को सबको लेके आने दे वहां तक। तो ये समझा अभी क्या आंसर क्या था, और तो इससे क्या होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, मतलब तुम्हारा सिस्टम स्ट्रक्चर्ड लगने लगता है ना। तो तीनों चीज अचीव हो जाती है इनहेरिटेंस में, रीयूजेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, मॉडिफिबिलिटी। एक जगह मॉडिफाई करो सब जगह मॉडिफिकेशन होगा, रीयूजेबिलिटी एक जगह लिखो सब जगह ऐड हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। तो ये तीनों चीज इनहेरिटेंस से अचीव हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट जाने से पहले यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ भी डाउट, मैमल्स क्या है ऐसा डाउट, कुछ भी, मतलब इससे रिलेटेड भी कुछ और भी, कुछ किसी को कोई डाउट है जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ भी आया होगा, या एब्स्ट्रैक्शन का इससे क्या रिलेशन है, या इसका कोई इससे रिलेशन है क्या, जो भी डाउट दिमाग में कुछ तो आया होगा। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन तो नहीं है, हाँ नॉर्मलाइजेशन बोल सकते हैं एक, लेकिन ये होता है क्लासेस में और नॉर्मलाइजेशन होता है डेटा में, समझो बात को। नॉर्मलाइजेशन में कब बोला था, मैं बोला एक प्रॉपर्टी में दो डेटा रहेगा तब, तो नॉर्मलाइज हम लोग क्लास को नहीं करते, नॉर्मलाइज हम लोग डेटा को करते हैं, ये डेटा नहीं है, मेरी बात समझ। अब डेटा तो तब आएगा जब मैं बोलूंगा कस्टमर कौन, तो मैं बोला कस्टमर का नाम फहद, फहद जो है वो डेटा है, लेकिन नेम जो है वो उसकी क्लास की प्रॉपर्टी है, मेरी बात समझ रहे हो क्या। नॉर्मलाइजेशन डेटा में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने बोला नेम बताओ, तो मैंने बोला फहद फैयाज मोमिन पूरा नेम, अब तुम बोलोगे यार ये इसमें फर्स्ट नेम कौन सा है, मिडिल नेम कौन सा है, लास्ट नेम कौन सा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या किया, इसको तोड़ दिया, एक अलग से क्लास बनाया नेम, अब उसमें एक प्रॉपर्टी दिया फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, और तीनों में अलग अलग वैल्यू डाला। अब तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं रहेगा ना, तो मैं डेटा को तोड़ता हूं, क्लासेस को हम लोग नहीं तोड़ते। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये क्लासेस को स्ट्रक्चर्ड कर रहा हूं मैं। क्यों स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आगे के लिए फ्यूचर के लिए ये फ्रेजाइल ना रहे। अभी जैसे एक रिक्वायरमेंट आई, जीएसटी सब कस्टमर को रिक्वायर्ड है, जीएसटी पहले तो था नहीं, अचानक ही आया रहेगा, सॉफ्टवेयर तो कब से बन के पड़े हैं, तो अचानक जीएसटी ऐड हुआ, तो फिर अब वो अगर ये स्ट्रक्चर नहीं यूज किए रहेंगे जो लोग, उन लोग को हर कस्टमर के लिए जीएसटी इंप्लीमेंट करना पड़ा रहेगा, हर कस्टमर के लिए, कॉमन नहीं चलेगा फिर, मेरी बात समझ रही है। तो वो सिस्टम जो फ्रेजाइल सिस्टम हो गया कि कुछ भी ऐड हुआ तो टूटा, सब जगह जाके चेंज करो, तो दैट इज नोन एज फ्रेजाइल सिस्टम। तो फ्रेजिलिटी खत्म हो जाए इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में बना रहे हैं। तो और तो किसको किसको स्ट्रक्चर्ड वे में बना रहा हूं मैं, क्लासेस को, नॉट डेटा। क्लासेस और डेटा में फर्क हो गया, समझ गया ना, क्लासेस और डेटा का फर्क। एम आई आंसर योर क्वेश्चन? और कुछ, और कोई क्वेश्चन मेहताब? सब समझ गया, थोड़ा डाउट है एब्स्ट्रैक्शन, कल की रिकॉर्डिंग देखो और मेरे से नेक्स्ट लेक्चर में वापस पूछो, नहीं तो मैं ही पूछ लूंगा। ओके वही तो आ रहा हूँ मैं, नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही है, तुम्हारा क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा, मैं समझ गया तुम क्वेश्चन क्या किए, लेकिन मैं अभी जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ ना इनहेरिटेंस, मैं बोलने जा रहा था नेक्स्ट टॉपिक बोल के रुक गया कि पहले पूछ लूँ यहाँ तक किसी को समझा गया। तुम्हारा क्वेश्चन एकदम प्रॉपर था, वही वही चीज के ऊपर नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस की टाइप, कितने टाइप के इनहेरिटेंस है। लेकिन इससे पहले और किसी को कुछ क्वेश्चन है? पीछे पीछे वाले पे एकदम खास अटेंशन रहता, अपना अलग वो है पीछे वाले से, अपन ही बैक बेंचर ना। हाँ
नहीं, पूछू? मेरे को अभी एक प्रॉपर्टी ऐड करना है जो सब कस्टमर टाइप में ऐड होना चाहिए, तो कहाँ ऐड करूंगा मैं? कस्टमर क्लास में। गुड। मतलब पीछे बैठ के सो तो नहीं रहा ना? वो एसी लगी है, वो उधर भी सो लेता हूँ। ओके, तो यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि कितने टाइप, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहली टाइप सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, एक क्लास को इनहेरिट करेगी। अभी तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसमें। एक क्लास को इनहेरिट करेगी। कैसा? ऐसा। इसको बनाते हैं बॉक्स से, थोड़ा बैठ के ड्राइंग करते हैं। चलो शाम का मंजर बनाएंगे, है ना? पेंट खोल के पहले स्कूल में वही बनता था। ये मेरी एक क्लास है। अब मैं क्लास को ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं क्लास को बोल देता हूँ ये मेरी एक क्लास है। लाइक बॉक्स से हम लोग क्लास को बता देंगे। क्लास का नेम है ए, और ये मेरी दूसरी क्लास है। ये हो गया इनहेरिटेंस। तो ये क्या करो, मैं क्लास ए से प्रॉपर्टी क्लास बी में ट्रांसफर करो, एक क्लास ऊपर एक क्लास नीचे, दैट इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस, एज सिंपल एज। कोई रॉकेट साइंस क्या? आगे आगे निकल गया क्या? तो क्लास ए से क्लास बी में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, एक क्लास की प्रॉपर्टी एक क्लास में ट्रांसफर हो रही है, एज सिंपल एज सिंगल इनहेरिटेंस। कोई रॉकेट साइंस है ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखो। अब नेक्स्ट, ये मेरी एक क्लास है, ये मेरी दूसरी क्लास है, और ये मेरी तीसरी क्लास है। ये मेरी क्लास ए है, क्लास ए की प्रॉपर्टी क्लास बी में जा रही है, और क्लास बी की प्रॉपर्टी क्लास सी में जा रही है। तो इसको मैं ऐसा बोल देता हूं, ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है। ये इसमें क्या होगा? ये क्या हो गया? तो इतना ढीठ है, मान ही नहीं रहे, ना माने हो गया। तो ए बी सी, ए क्लास की प्रॉपर्टी बी क्लास में आ रही है और बी क्लास की प्रॉपर्टी सी क्लास में जा रही है। इसको कोड में कैसे लिखूंगा मैं? एक क्लास बनाया ए पहले, बराबर, उसमें जो भी प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड रहेगी। फिर एक क्लास बनाऊंगा बी, बी के आगे कोलन करके ए लिख दूंगा, तो ए की प्रॉपर्टी बी में जाएगी। जो विजुअलाइज करा रहा हो समझ रहे हो? हवा में, हाँ, हवा में कुत्तों की लड़ाई, समझ में आ रही? तो ये, तो ए क्लास की प्रॉपर्टी बी में और बी क्लास की प्रॉपर्टी सी में। तो अब जब मैं सी क्लास बनाऊंगा तो सी में क्या लिखूंगा? क्या कुछ अलग बोल दिया? कौन बोला? दोनों क्लास। जब मैं क्लास बनाऊंगा सी, सी कोलन क्या लिखूंगा? बी। तो ये जो हो गया ना, ये एक लेवल हो गया ए टू बी, और बी से दूसरा लेवल हो गया, तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें लेवल्स है ना, इसमें लेवल्स है, तो ये क्या है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें कितने भी लेवल्स आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जितना जितना लेवल तक लेके जाना है उतने लेवल तक लेके जाओ। समझा? ये मल्टी लेवल, पहला क्या था? सिंगल, दूसरा क्या है? मल्टी लेवल। अब यहां पे देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाया सी का, अगर मैं, हर क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो कैसे बनता है वो जाने दो, वो मत सोचो। अगर मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? ए का। वही पेरेंट वाली बात, बराबर, पहले दादा, फिर अब्बा, फिर मैं, है ना? तो ये ए बी सी, तो ये हायरार्की हो गई। सेम वही इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है जो अपने इधर है। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब ये समझ लो, ए के पास है दो प्रॉपर्टी,
बी के पास है दो प्रॉपर्टी, इसके खुद की प्रॉपर्टी की बात करो, ए की अपनी प्रॉपर्टी, बी के पास अपनी दो प्रॉपर्टी, सी के पास अपनी दो प्रॉपर्टी, तो टोटल प्रॉपर्टी सी के पास कितनी रहेगी? टोटल प्रॉपर्टी बी के पास कितनी रहेगी? 4। ए के पास तो 2 है ही, समझ गए? दादा की प्रॉपर्टी अब्बा को मिलेगी तब तो बटेगा ना मेरे में, हाँ? तो वही चीज है सेम। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब आ जाता है यहां पे एक क्लास है ए, अरे यार ये तो है ही नहीं, अभी ये ऐसा बनाना पड़ेगा। काश बचपन में शाम का मंदिर ज्यादा बनाया होता। ठीक है, ये जो इनहेरिटेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलते हैं? हायरार्चिकल। अगर एक क्लास का कोड मल्टीपल क्लास में यूज हो रहा है, एक क्लास का कोड मल्टीपल क्लास में यूज हो रहा है, तो ये हायरार्चिकल है। यही एग्जांपल हम लोग एक्चुअल में देखे कस्टमर में। ये कस्टमर है, वो रिटेल कस्टमर, ये रिकरिंग कस्टमर, ये फिक्स कस्टमर। ए बी को भी प्रॉपर्टी दे रहा है, ए सी को भी प्रॉपर्टी दे रहा है, ए डी को भी प्रॉपर्टी दे रहा है। ये समझा ना? यही वाली इनहेरिटेंस की एग्जांपल हम लोग यूज किए वहां पर। ठीक है, अब अगर इसको मैं पलट दूं उल्टा, मल्टीपल क्लास का कोड सिंगल क्लास में आके जमा हो रहा है, एक्यूमुलेशन, कोड एक्यूमुलेशन अगर हो रहा है, तो वो होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये कौन सा है? ये बहुत पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है कि हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कौन सा और मल्टीपल इनहेरिटेंस कौन सा है। अगर कोड डिस्पर्ज होगा, डिस्पर्जन समझता है ना, मतलब हाँ टूटेगा, इंतशार, ठीक है, तो डिस्पर्जन अगर होगा कोड का, तो दैट इज नोन एज हायरार्चिकल। और कोड अगर एक्यूमुलेशन, डिस्पर्जन का अपोजिट क्या है? एक्यूमुलेशन। कोड अगर एक्यूमुलेट होगा एक जगह, दैट इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि एक कि इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं कि सी शार्प मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि हम लोग ये पूरी केस, ये तो कंसेप्ट है, केस स्टडी किसमें पढ़ेंगे? सी शार्प में। तो सी शार्प जो है एक लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट की, जिसको नहीं पता है सुन लो, जो लोग न्यू है एकदम, मैं पहले बताया था। वो लैंग्वेज में हम लोग को ये सब चीजें करना है। ये तो हम लोग अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हवा में, अभी ये सब चीज हम लोग एक लैंग्वेज सीख के करेंगे भी। ये सब चीज हम लोग, जैसे मैं बोला कंसेप्ट ये है कि बारिश होती है, ये यूज केस उसका मैं कब देखूंगा, केस स्टडी उसकी कब देखूंगा, मैं जाके मैं प्रॉपर देख रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे ये है, ये बादल आया, ये हो गया। तो मैं ये बोलूँ कि ऐसी क्लास बनती है। अब क्लास सी शार्प में कैसे बनती है? वही यही इनहेरिटेंस जावा में भी आता है, यही इनहेरिटेंस डॉटनेट में भी है, यही इनहेरिटेंस जावा स्क्रिप्ट में भी है, समझ गए? यही इनहेरिटेंस ऑरेकल में भी है, सब जगह यही इनहेरिटेंस है, ऐसे यूज होगा। लेकिन सी शार्प में जो है ना, सी शार्प में ये इनहेरिटेंस है, लेकिन सी शार्प में क्या होता है? सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। क्या बोल रहा हूं मैं? सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए इंटरव्यूअर वही पे क्वेश्चन करता है। तुमको क्या करेगा? 3 क्लास बनाएगा और तीनों क्लास के कोड को एक जगह लाके एक्यूमुलेट करेगा, बोलेगा ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा। तो तुमको बोलना है नहीं चलेगा। पहली बात तो कोड देख के तुमको ये समझ में आने की इनहेरिटेंस कौन सी है। कोड देख के तुमको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि इनहेरिटेंस कौन सी है। जैसे अभी हमने कस्टमर वाला कोड देखा,
तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए हाँ कस्टमर ये कोड यहाँ जा रहा है तो ये हायरार्चिकल है। मैं एक क्लास बनाया, एक क्लास से इनहेरिट किया, तुमको समझ में आना चाहिए सिंगल इनहेरिटेंस है। एक क्लास बनाया उसको इनहेरिट किया, फिर दूसरी क्लास बनाया उसको इनहेरिट किया, फिर तीसरी क्लास बनाया उसको इनहेरिट किया, तुमको समझ में आना चाहिए मल्टी लेवल है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो है ए का कोड अगर मल्टीपल प्लेसेस पे जाएगा तो हायरार्चिकल, और मल्टीपल क्लास का कोड अगर आगे ए में एक्यूमुलेट होगा तो मल्टीपल। गलत बोल दिया क्या? हाँ सही बोला, मैं कंफ्यूज हो गया बोला क्या। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, ए का कोड अगर डिस्पर्ज होगा अलग अलग जगह जाएगा तो हायरार्चिकल हायरार्की बनेगी, और अगर मल्टीपल क्लास का कोड आगे ए में जमा हो जाएगा तो दैट इज नोन एज मल्टीपल। और मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस मत बोलो, ऐसा बोलो कि कोड एक्यूमुलेशन जो है सी शार्प में सपोर्ट नहीं करता है। तो कोड एक्यूमुलेशन अगर तुमको याद रहेगा तो पता रहेगा एक्यूमुलेशन किस में होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में। एक्यूमुलेशन किस में होगा, मल्टीपल। डिस्पर्जन किस में होगा, हायरार्चिकल में। ये दो में कंफ्यूजन बहुत होता है, बाकी सब तो सिंपल है, वो भी उसमें कोई गलती नहीं करेगा, सिंगल में भी कोई गलती नहीं करेगा। तो ये हो गई इनहेरिटेंस की टाइप। तो इनहेरिटेंस की टाइप इंटरव्यू में पूछेगा, तो इंटरव्यू में इनहेरिटेंस के साथ सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। फिफ्थ टाइप है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, सबका मिक्स, मतलब सिंगल किया फिर उसको लाके हायरार्की बना दिया फिर उसको ले जाके कहीं और जमा करके एक्यूमुलेशन कर दिया, दैट इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। दैट इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जो डॉटनेट में कहीं पे यूज नहीं होता है। हाइब्रिड इसके लिए यूज नहीं होता क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट नहीं करता है ना, तो उसमें वहां पे चेन टूट जाती है। यहां तक समझा क्या बोला मैं? तो चार टाइप की इनहेरिटेंस है, पांचवा हम लोग स्किप कर देते। चार टाइप की इनहेरिटेंस है, हाइब्रिड नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चार टाइप की इनहेरिटेंस है, बेस कौन कौन सी, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल। चार टाइप की इनहेरिटेंस हो गई। चार टाइप की इनहेरिटेंस यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प में सपोर्ट नहीं करता, तो इंटरव्यू पूछेगा डज सी शार्प सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस, तुम लोग बोलेगे नो। अब यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक कैच है, ठीक है। कैच क्या है कि पहले सी शार्प मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता था। बोले अभी तो तुम बोले नहीं करता है, या आदमी बदल गया डायरेक्ट। तो पहले सुन लो गौर से, पहले सी शार्प मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन बाद में सी शार्प में एक कंसेप्ट ऐड हुआ जिसकी वजह से वो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करने लगा। तो इसमें ना है एक्चुअल में इंटरव्यू की कंट्रोवर्सी, तो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसने का अपने को, ठीक है। कंट्रोवर्सी में फंस के क्या मिलेगा? तो इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सपोर्ट करता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करता है। तो अपने को एकदम क्लियर कट आंसर देना है। अभी तुम लोगों को खुद भी क्लियर कट आंसर समझ में आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लासेस के बीच में मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प आज भी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। सपोर्ट कर सके, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट हो सके, उसके लिए सी शार्प ने एक कंसेप्ट लेके आया जिसका नाम है इंटरफेस। उसका वो कंसेप्ट का नाम क्या है, फिर से समराइज करता हूँ, बहुत आधे लोग कंफ्यूज हो गए, करता है नहीं करता है, क्या बोलता है, ठीक है। सब भूल जाओ, अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं क्लासेस के बीच में मल्टीपल इनहेरिटेंस करूंगा ट्राई, तो सी शार्प सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इंटरफेस के बीच में करूंगा तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करेगा। तो इंटरफेस जो है वो बाद में ऐड हुआ एक कंसेप्ट जिसके थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस सी शार्प सपोर्ट करने लगा। इसके लिए हो जाता है कंफ्यूजन। अब डायरेक्ट कोई बंदा पूछता है कि सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करेगा, हम लोग रट के आते हैं नो। तो हम लोग को आंसर क्या देना है, क्लासेस के बीच में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो खुद करेगा, फिर किसके बीच में करता है, इंटरफेस। फिर वो बोलेगा व्हाट इज इंटरफेस, फिर हम लोग बोलेंगे नहीं पता। फिर वो बोलेगा वी विल गेट बैक टू यू, HR विल गेट बैक टू यू, ठीक है। तो समझा मैं क्या बोला, मेरी बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, सुन लो। अगर क्लासेस के बीच में रहेगा तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करेगा, और मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर तुमको करना ही है, तुम एकदम अड़ गए हो कि करना ही है, तो इंटरफेस यूज करना पड़ेगा। वही चीज को घुमा के बोल दिया मैं, तो इंटरफेस के बीच में करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट। अब क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट क्यों नहीं करता है, ऐसा ये भी क्वेश्चन करते हैं, क्यों नहीं करता? मेरा क्या, वो सी शार्प की लैंग्वेज नहीं करता तो नहीं करता है, लेकिन उसका एक रीजन है, उसका रीजन तुम क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। क्या बोलना है, डायमंड प्रॉब्लम, हीरा काजू कतरी, हाँ वो डायमंड प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम की वजह से नहीं करता। अब डायमंड प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा, क्या है डायमंड प्रॉब्लम,
है ना। तो वो लूंगा मैं आगे, डायमंड प्रॉब्लम बताऊंगा, अभी एक साथ पूरा खाना खिलाऊंगा तो हाँ हजम ही नहीं होगा। ठीक है, यहां तक समझा? मतलब जितने उसमें क्वेश्चंस थे वो मैं तुमको बता दिया, आगे क्या पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। यहां तक समझा? इनहेरिटेंस समझ में आ गया? इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है? देखो इनहेरिटेंस में काफी चीज हम लोग कवर कर दिए। इनहेरिटेंस का पहला कंसेप्ट, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में ट्रांसफर होगी, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा? इनहेरिटेंस, व्हाई वी रिक्वायर इनहेरिटेंस? बिकॉज ऑफ यूजेबिलिटी, मॉडिफिबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये तीन चीज हो गई। उसके बाद उसकी टाइप क्या है? तो उसकी टाइप में ये उसकी तीन टाइप है, तो ये होता है। और उसके बाद ये भी मैं बता दी इनहेरिटेंस करना कैसे, दो क्लासेस के बीच में कोलन लिखो तो इनहेरिटेंस हो जाता है। कंसेप्ट कितना बड़ा है, लेकिन लिखने के लिए एक कोलन है, एक बटन है, बस कोलन लिखा, दो क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस हो जाता है पूरा। तो यही मैं बोलता हूँ, कोड के पीछे मत भागो, कोड में क्या है, एक दो वर्ड रहेगा, लेकिन उसके पीछे जो कंसेप्ट है ना वो किसी को समझ में नहीं आता। अभी तुम लोग देखे रहोगे ना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, कि वो लोग दिन भर में 2 से 3 लाइन का कोड करते हैं, लेकिन लैपटॉप लेके बैठते हैं 7-8 घंटा। क्यों? हाँ, एरर आता है। एरर क्यों आता है? कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता। अभी मेरी बात एकदम बराबर तुमको समझ में आएगी। और जो लोग मेरे को देखे रहेंगे काम करते हो, मुश्किल से मैं 1.5 घंटा भी काम नहीं करता ऑफिस का काम, वो 1.5-2 घंटा कर लिया तो मेरे लिए बहुत ही आता है, मतलब वो उस दिन बहुत काम हो गया ऐसा है। मतलब जिन लोगों को पता रहेगा वो लोगों को तो मालूम ही है। तो लेकिन पूरा दिन भर का काम मेरा हो जाता है, क्यों पता है? बिकॉज ऑफ मेरे कंसेप्ट एकदम क्लियर है ये चीज़ को लेके। इसके लिए मैं इंटरव्यू भी क्रैक कर लेता हूँ फटाक से। मतलब इससे पहले अभी तक जब 2022 में मैं कुछ 30-40 इंटरव्यू दे दिया था जॉब चेंज करने के लिए। वो जो 40 दिया था वो अलग, हाँ क्या, ये मैं 2022 वाला काउंट ही नहीं करता, ये भी मैं तुमको बता दूं। 30-40 इंटरव्यू तो मैं खाली 2022 मतलब दिसंबर से फरवरी तक दिया हूँ। बताया भी था मैं, 11 ऑफर लेटर निकाला था, ये सब जो एक बार कुछ कोई तो पूछ लिया था मेरे से कि पैकेज विकेज की बात चल रही थी, तो उस टाइम पे बता दिया था। तो इतने तो 11 ऑफर लेटर फाइनलाइज हुएंगे तो इंटरव्यू कितना दिया हूँ मैं, और कितने में सिलेक्शन हुआ रहेगा। तो इंटरव्यूज मेरे ऐसे ही निकल जाते थे एकदम आराम से। फिर जाके हम लोग कंपनी में काम करने के लिए 1.5-2 घंटा काम करते तो पूरे दिन का काम हो जाता है। तो ये चीज़ तुमको अपने अंदर लेके आना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? जितना तुमको देखो, तुम कोड के पीछे भागोगे, कोड बहुत छोटा छोटा रहेगा, लेकिन तुमको कंसेप्ट समझा रहेगा ना, तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अगर इवन तुम कोड नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन कोई कलीग तुम्हारे बाजू में आके बैठा हो, तुम उसको बोल दिया भाई नहीं है यहाँ पे तो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करेगा, इधर पे इंटरफेस लगा, ये बोल दिया ना भाई, तो वो बोलेगा भाई वाह क्या एक्टिंग करता है। तो वो बोलेगा भाई मतलब नहीं, भाई को नॉलेज है, भाई बोल रहा था उस दिन। क्योंकि अपने स्टूडेंट्स के साथ सबके साथ वैसे ही होता है। जो कंसेप्ट मैं तुमको बताता हूँ ना, वो एक्चुअल में वो 10 साल का निचोड़ है पूरा। और मैं तुमको वही चीज बताता हूँ जो चीज तुमको ऑन जॉब जाके काम आएगी। फालतू चीज में कुछ टच, इसके लिए मैं हाइब्रिड छोड़ दिया पहली फुर्सत में। और मैं तुमको बोला कि हम लोग डायनामिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं कल ये चीज बोल दिया था, हम लोग इनहेरिटेंस पे जंप करेंगे डायरेक्ट बाबा। तो एब्स्ट्रक्शन पढ़े, एनकैप्सुलेशन पढ़े, क्लास ऑब्जेक्ट में भी मैं ज्यादा कुछ नहीं तुमको बताया, वो तो कुछ क्वेश्चन तुम लोग पूछ लेते, एग्जांपल बताया तो मैं और स्पीड में निकल जाता आगे। इनहेरिटेंस में मैं तुमको काफी चीज बता दी, क्योंकि इनहेरिटेंस तुमको इंटरव्यू में यूज होगा, और इनहेरिटेंस तुमको ऑन जॉब भी काम आएगा। इनहेरिटेंस का ही कंसेप्ट तुम यूज करोगे। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट है? एक डाउट है, छुट्टी कब हुई? कितना टाइम क्या हुआ? अब यहां तक किसी को कुछ ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आने वाली चीज है, या ऐसा कुछ है जो इनहेरिटेंस में किसी को कोई डाउट लग रहा है? फजीलत, नींद से जाग जाओ, नींद आ रही है ना? गुड मॉर्निंग। खत्ताब, आधे नींद में हो यार तुम। मैं भी सो के उठ के आया भाई, सुबह 7 बजे सोया हूं मैं। कैसी बात करता है? आधा नींद ही में अभी तक। समझा क्या? थोड़ा थोड़ा असरार, असरार ना, समझा ना? हंजला समझा? पूछू? पूछो, आज पूछो, आज पूरा समझा है। सैम क्या समझा? okay. मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो एक क्लास में है,
मेरे को उसको सब क्लास में डालना है, तो कैसे करूँगा? सब क्लास मतलब 4 क्लास और है मेरे पास। क्लास ए में मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे को क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ये चारों क्लास में डालना है। तो मैं कौन से टाइप के इनहेरिटेंस यूज करूंगा? मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल, सिंगल के हाइब्रिड? क्वेश्चन समझा? मेरे पास एक क्लास है, मेरे क्लास में 2 प्रॉपर्टी है, मेरे को वो प्रॉपर्टी हर क्लास में चाहिए, हर क्लास में। तो ओके, हंजला, मल्टीपल, तला। बोले एक एक करके बोलता हूँ, 2 आंसर गलत हो चुका है, तीसरा मैं बोलूंगा। सीधा सीधा थर्ड टाइप। बोले ये बोला मल्टी लेवल, ये मल्टीपल, मैं बोल देता हूँ हायरार्चिकल। कौन सा? मल्टीपल। इफ्तिखार, तुम्हारा नाम? सत्तार। अब बोलो। हाँ, हायरार्चिकल क्यों? एक मिनट, एक मिनट। सत्तार है, कहते नाम। ओके, और किससे पूछूं? शुरैम, हायरार्चिकल, हायरार्चिकल, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल। हायरार्चिकल वाले कौन कौन है? मल्टी लेवल, मल्टीपल, मल्टीपल कि मल्टी लेवल? मल्टीपल, मल्टीपल। बोले हम लोग दोनों एक यूनिट है, आदि मानव। सेम, हम लोग दोनों का सेम मल्टीपल, वही। हाँ, मेरा एक डेटा है, उसको मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ कि डिस्पर्स कर रहा हूँ? खत्म हो गया ना। अभी बोल। मेरा एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल क्लासेस में बोल रहा हूँ डालने के लिए। मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ कि डिस्पर्स कर रहा हूँ? तो डिस्पर्स किस में होता है? एज सिंपल है। तुम क्या दे रहे थे? मल्टीपल बोल रहे थे ना तुम लोग? हायरार्चिकल। अब तो हायरार्चिकल। अब मल्टी कौन बोला मल्टीपल? मैंने तो मल्टीपल वर्ड ही नहीं बोले जब से पैदा हुआ। अभी फिर पूछता हूँ, रुको, फिर पूछता हूँ। तो ये इसका करेक्ट आंसर हायरार्चिकल है, ठीक है। मतलब कुछ लोग को ये वाले लोग को ज्यादा समझ में आ रहा है, ऐसा देख के पढ़ा था वही के लिए क्या? हाँ, डिस्पर्स, एक्यूमुलेशन, एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा क्वेश्चन पूछने के लिए। मल्टीपल के एग्जाम्पल ही नहीं बनाता। मैं सोच रहा था मल्टीपल के एग्जाम्पल बनाओ, लेकिन मल्टीपल तो सपोर्ट ही नहीं करता है, तो क्या करेंगे उसके एग्जाम्पल बना के? देखो मल्टीपल क्यों नहीं सपोर्ट करता, उसका उसका एक रीजन बताता हूँ मैं। समझो तुम्हारे पास, हाँ, डायमंड प्रॉब्लम, वही वही वो एक्चुअल में कोड में समझेगा। समझो तुम्हारे पास एक क्लास है ना? एक क्लास के अंदर तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से गेट डाटा। गेट डाटा प्रॉपर्टी का नाम है, गेट डाटा। अब वो ट्रांसफर होके कैसे जाता है ट्रांसफॉर्मेशन?
अब ये देखो, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है ए में, ठीक है, इसको मैं क्या किया हूं, डिस्पर्स, बराबर। तो इसको गेट डेटा को यहां भी दिया और गेट डेटा को यहां भी दिया, तो सी के पास भी एक गेट डेटा है, डी के साथ पास भी एक गेट डेटा है, बराबर। जो इसके खुद के नहीं है वो यहां से आया। अब उसके बाद डी के पास क्या है, बी का भी डेटा है और सी का भी डेटा है। अब मैं यहां से डी को बोला गेट डेटा को कॉल कर, तो ये कंफ्यूज नहीं होगा कि सी को कॉल करना है कि बी को कॉल करना है। तो ये एक्यूमुलेशन जो होता है ना दो जगह से आके, ये एक्यूमुलेशन ही हो रहा है ना। यहां तक का ऊपर तो कौन सी इनहेरिटेंस है, ये अगर निकाल दूं तो हायरार्चिकल, और इसको निकाल दूं तो कौन सी इनहेरिटेंस है, मल्टीपल। नहीं समझे? अगर ये पोर्शन में निकाल दूं, मेरे हाथ के नीचे के इससे निकाल दूं मैं, तो ये कौन सी इनहेरिटेंस है, मैं डिस्पर्स कर रहा हूं, तो ये हायरार्चिकल। अब अगर मैं बोलूं मेरे हाथ के ऊपर के इससे निकाल दूं, तो ये दो पोर्शन मल्टीपल एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये एक्यूमुलेशन डी में हुआ, गेट डेटा इसका भी है, गेट डेटा इसका भी है, और एक्चुअली वो ये दोनों का भी नहीं है, वो इसका है। यहां से यहां आया, यहां से यहां भी आया, और यहां से इधर आया, इधर, तो इधर दो गेट डेटा हो गया। अब तुमने बोला गेट डेटा को कॉल करो, तो कंफ्यूजन नहीं है, एम्बिगिटी नहीं होगी उसको कि कौन सा गेट डेटा, सी वाला के बी वाला। फिर उसके बाद बोलेगा वो तो बी वाला सी वाला नहीं, ए वाला। अब ये दोनों जो आया वो तो दोनों ए वाला है, कॉल किसको? तो दैट प्रॉब्लम इज नोन एज डायमंड प्रॉब्लम, बना ना डायमंड, इसी को डायमंड प्रॉब्लम बोलते। इसकी वजह से मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंटरफेस में करता है। अब अगर ये दोनों इंटरफेस बन जाए ना तो कर लेगा, ये दोनों में से कोई एक इंटरफेस बनेगा तो डायमंड टूट जाएगा। तो क्लासेस के बीच में नहीं करता है। तो ये एक इंटरफेस, अब इंटरफेस कैसे बनेगा क्या होगा वो एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। एक भी कोई इंटरफेस बन जाए तो डायमंड टूट गया, तो डायमंड प्रॉब्लम खत्म। तो ये है उसका आंसर, समझे क्या? समझा? ये एक पॉइंट था वो भी ऐड कर दिया उसके अंदर में। बोलो। नहीं, आईडी तुम देते हो डेटा को, फिर तुम यहाँ पे तुम हो गए कंफ्यूज, है ना। हम लोग डेटा लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रक्चर लेवल पे बात कर रहे हैं। जैसे मैं बोला क्लास प्रोडक्ट, तो क्लास प्रोडक्ट है, अब उसके एक प्रोडक्ट आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 2, प्रोडक्ट आईडी 3, लेकिन रहेगा तो वो प्रोडक्ट ही ना। तो मैं डेटा लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किस पे बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर लेवल पे। जो तुम बोल रहे हो ना, तुम डेटा लेवल पे बात कर रहे हो। डेटा तो तब आएगा जब स्ट्रक्चर प्रॉपर बनेगा। स्ट्रक्चर बनता है तो ऑब्जेक्ट बनता है, स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा यहाँ पे। ये प्रॉब्लम में स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। तुम कोड करने का ट्राई करोगे, कोड बिल्ड ही नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट बनना तो बहुत दूर की बात है। डेटा तो ऑब्जेक्ट बन के रन होने के बाद डेटा आता है। जब सॉफ्टवेयर चालू होगा तब तो डेटा आएगा ना। सॉफ्टवेयर चालू होने के लिए क्लास कोड जो है वो बिल्ड होना चाहिए, कोड बिल्ड होने के लिए स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो हम लोग अभी बहुत पहले, डेटा की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये सब स्ट्रक्चर की बात है। और ये सब एक आर्किटेक्ट को आना चाहिए। ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ ये सब जो है एक आर्किटेक्ट को आना चाहिए। तुमको मतलब कहीं और पे ये चीज क्यों नहीं पढ़ाते, उसका रीजन मैं तुमको बताता हूँ। क्योंकि जो बंदे को ये आता है वो रहेगा कम से कम आर्किटेक्ट लेवल पे जाएगा, तो वो बंदा तुमको एक्सप्लेन कर पाएगा। और जो आर्किटेक्ट लेवल पे जाएगा वो कभी आगे पढ़ाएगा तो नहीं। ये चीज समझ लो। इसके लिए मैं बोला कि लास्ट बैच है, अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कर लो। तो इसके जो आर्किटेक्ट रहेगा उसकी सैलरी इतनी रहती है, वो क्या पढ़ाएगा? उसका 30-35 लाख का पैकेज है, उसको क्या जरूरत है आगे क्लासेस में पढ़ाने की? एकदम 100 की सीधी चीज है। वो क्यों पढ़ाएगा तुमको आगे? वो तो उन लोग कभी नहीं पढ़ाते, और 90% तो कंफर्ट जोन वाले रहते हैं उसके अंदर, जो चल रही है लाइफ चल रही है वैसा। तो कोई तुमको, और जो लोग पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं ना, वो लोग या तो कंपनी से लात मार के निकाले गए रहते हैं, ये हकीकत है। क्योंकि हम लोग को तो टीचर वैसे ही मिले थे। एक हम लोग कॉलेज में एक टीचर थी, हुमा नाम था उनका बहुत वो चलता था वो सब, कि बोले ये बहुत हार्ड टीचर है। बोले वो एक्सेंचर में काम करके आई है, वो बाद में मालूम पड़ा वो निकाली गई थी। इसके लिए उसको कुछ नहीं आता था, इसके लिए वो आगे कॉलेज में आके 20,000 पे जॉब कर रही थी। समझ में आएगा? तो वो जो हम लोग को टीचर्स मिलते हैं, मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि ये टीचर्स खराब है या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम लोग जो प्रोग्रामिंग पढ़े, मतलब आईटी में, जो आईटी में है वो मेरी बात को शायद से रिलेट कर पाएंगे। जो आईटी में हम लोग को प्रैक्टिकल, जैसे अभी मैं तुमको जो कोड करवाऊंगा और तुम कॉलेज में जो तरीके से कोड होते हुए देखा होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कॉलेज में कोड कैसे होता है, एक नोटपैड में पूरा कॉपी होता है, उसको पेस्ट करते, रन करके बोलते हैं इसको लिखो, होता है कि नहीं? ये तरीके से जिंदगी में कभी कोडिंग नहीं आएगी।
तुम 15 साल और पढ़ा लो बच्चे को, 3 साल तो छोड़ो, 15 साल और पढ़ा लो तब भी नहीं आएगी। कोडिंग तभी तुमको आ सकती है जब तुम सामने एक एक चीज, एक एक लाइन लिख के बताओगे और एक एक चीज एक्सप्लेन करोगे, तब आएगी। आगे चल के भले वो कोड करने लगेगा बंदा, एक अलग चीज है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आईटी वाले यहाँ बैठे इसलिए बैठे क्योंकि हमारे टीचर अच्छे नहीं थे। हमारे टीचर अच्छे होते तो तुमको ये क्लासेस की कभी जरूरत ही नहीं है। ये सब चीज सिलेबस में है, सिलेबस इतना अच्छा है कि ये सब चीज है अपने सिलेबस में आईटी वालों के, समझे क्या? लेकिन फिर भी हम लोग को नहीं पता रहती है, बिकॉज हम लोग के टीचर लोग को नहीं पता। टीचर लोग को इसके लिए नहीं पता क्योंकि टीचर को सैलरी 10,000 देते, 10,000 में कौन पढ़ाएगा? 10,000 में उसको इतना ही आता रहेगा, आर्किटेक्ट तो वो जाके कहीं 1,00,000-2,00,000 रुपये महीना कमाएगा ना, 10,000 में क्यों जॉब करेगा? तो ये जो सिस्टम है ना, इसकी वजह से सब मामला पूरा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें? इनहेरिटेंस तुम क्या बोल रहे हो कि सी और बी में दो अलग अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है, ए है ही नहीं, तो उस टाइम पे तुम कोड एक्यूमुलेशन कर रहे हो बराबर। अब अभी जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, जैसे कि दोनों क्लासेस है, पहली चीज तो सपोर्ट नहीं करेगा तो कोड होगा नहीं। क्यों नहीं होगा वो मैं तुमको वो बता देता हूँ। यहाँ पे गेट डेटा है, वहाँ पे गेट डिटेल है, फैच डेटा है, ठीक है, गेट डेटा फैच डेटा। तो तुम बोले दो इधर आके एक्यूमुलेट होगा, बी में तो कॉल होगा क्या? नहीं होगा, तब भी नहीं होगा क्योंकि तुम पहली बात तो क्लासेस के बीच में मल्टीपल इनहेरिटेंस कर नहीं पाओगे, ऐसा सिंटेक्स सी शार्प में है ही नहीं, मतलब तुम लिख ही नहीं सकते उसको, तो वो करने की बात नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम होता था तो उसने सिंटेक्स ही हटा दिया, तो अब वो हटाने के बाद भी तुम इसके साथ भी नहीं कर सकते क्योंकि सिंटैक्स ही नहीं है ना। सिंटैक्स रहेगा तो कोड लिखोगे, सिंटैक्स रहेगा तो कोड लिखोगे, कोड लिखोगे तो चलेगा ना, कोड ही नहीं लिख सकते हम लोग ऐसा। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, मतलब बी हो जाए क्लास और सी हो जाए इंटरफेस तब चलेगा, बी हो जाए क्लास और सी हो जाए इंटरफेस तो तब चलेगा वो। और तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर भी हो गया ना टाइप्स में। और किसी को कुछ क्वेश्चन? 70 नहीं क्वेश्चन कुछ? क्या बोलो ना, तो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। क्या आएगा, कुछ लोग की शादी रुक जाएगी। नहीं है तो बोलो ना, मैं रुका हूं, मैं तुमको देख रहा हूं। क्या बी? सोच के बोलो, सोच के बोलो, कोई ऐसा टेंशन की बात नहीं है। किसी और को कुछ क्वेश्चन? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन? फातिमा, फजीलत, मेरे को तो क्वेश्चन आता ही नहीं। ट्रांसफॉर्मिंग डेटा फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास, दैट्स, वो पहले ही बताया था शायद, आई थिंक। हाँ, क्लियर है ऑल? 4, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल और हायरार्चिकल। मल्टीपल में कोड एक्यूमुलेशन होगा, लाइक मेरे पास मल्टीपल क्लासेस का कोड है, वो एक जगह आके जमा होगा। फर्स्ट सिंगल, सिंगल में तो सिंगल रहेगा, सिंपल है वो, एक क्लास का कोड दूसरी क्लास में, एक क्लास है, एक क्लास में आ जाएगा। अरे नाम बोलो ना, फर्स्ट सेकंड बोलते हो। मल्टी लेवल, ओके। मल्टी लेवल में कैसा होता है कि एक क्लास है, उसका कोड आया ट्रांसफर होके नीचे एक क्लास में, इसका और कोड एक लेवल 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 बनते जाएगा, तो वो मल्टी लेवल हो जाएगा। मतलब इसमें एक ऐसा ट्रेन का डब्बा जैसा है ना, 1 2 3 4, तो ये मल्टी लेवल है, एक एक लेवल।
सिंगल में तो एक रहेगा, एक क्लास में ट्रांसफर होगा। मल्टी लेवल हो गया, 3 नहीं, 300 भी हो सकता है, लेकिन लेवल्स होंगे। हाँ, एक्यूमुलेट हुआ तो मल्टीपल हो गया। ये तो डायमंड प्रॉब्लम है, ये छोड़ दो, ये टाइप नहीं है, ये टाइप नहीं है, ये प्रॉब्लम है। मल्टी लेवल में जो लास्ट वाला रहेगा उसमें सबके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, क्योंकि पहला दूसरे को देगा, मतलब टोटल प्रॉपर्टी आएगी ना उसके पास। क्लियर है? छुट्टी।